जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति आज भी लाए हैं आप लोगों के लिए प्रश्न का एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। तो जिसमें कि प्रश्न संख्या 26 से शुरू करेंगे। तो सेट ए लिए हैं आप लोगों के बीच, तो लगभग 25 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। जो भी भाई नहीं देखे हैं प्लीज़ पीछे वाला वीडियो जा करके देखिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न चालू करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या कल 26 छोड़ दिए थे आप लोगों के लिए, तो इनका आंसर दे देते हैं। तो देखिए प्रश्न 26 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है, यानी कि 100 मिलियन किसानों का सही विवरण इसमें कौन सा है। तो जैसा कि कल बताए थे कि इनका आंसर ए होंगे, ठीक ना। तो ए ही है इनका आंसर। यह जो है नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की और संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य है कि किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना, ठीक है। जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है, ठीक है। तो वहीं ऑप्शन बी कह रहे थे कि यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। ये जो था इनसे रिलेटेड नहीं था, इसी वजह से ये गलत है, ठीक ना। तो ये जो है जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्ति और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। यह विकल्प जो है बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि प्रश्न में उल्लेखित है कि 100 मिलियन किसानों, ठीक ना। तो पहल विशेष रूप से जैविक पशुपालन पर केंद्रित नहीं है। तो इसका उद्देश्य व्यापक स्तर पे जो है किसानों की पुनरुत्थानशीलता को बढ़ाना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां शामिल रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होंगे, इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक किया। अब सी क्यों गलती है, सी में भी देखिए सी कह रहे हैं कि यह विकल्प इसलिए गलत है कि इसमें 100 मिलियन किसान का जो पहल की बातें की गई है, तो ये पहल मुख्य रूप से उर्वरकों के व्यापार को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका ध्यान किसानों की समग्र पुनरुत्थानशीलता और अस्थिरता पर है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी भी नहीं होंगे, ठीक ना। तो इस तरह से इनका ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 27। तो देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या कह रहे हैं 27 की निम्नलिखित पर विचार करें, यानी कि निम्नलिखित कथन पे जो है क्या करना है, विचार करना है। तो उनके बाद जब चारों पे विचार करने के बाद उपरोक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। ऊर्जा, वितरित ऊर्जा, जो ऊर्जा को वितरित करते हैं यानी कि आगे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक ना, उन्हीं के बारे में जानना है। तो देखिए बैटरी भंडारण है, यानी कि ये स्टोर करते हैं और स्टोर होने के बाद यहाँ से आगे भेजते हैं। तो इसका मतलब ये भंडारण हो गया ना, ये भंडारण हो गया, ये नहीं होंगे। उसके बाद बायोमास जनरेटर, तो बायोमास जनरेटर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा वितरित होते हैं, ये सही हो गया। और तीसरा देखिए ईंधन सेल, तो ईंधन सेल भी होता है एक तरह से, जैसे मान लीजिए ईंधन सेल से एक रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से जो है सीधे बिजली उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन्हें विभिन्न आकारों में बनाया जाता है और ये स्थानीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है, इसलिए यह भी एक वितरित ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। उसी प्रकार बात करें रूफटॉप और प्रकाश वोल्टेज यूनिट के बारे में, तो ये भी देखिए रूफटॉप और प्रकाश वोल्टेज यूनिट, रूफटॉप सौर पैनल सीधे सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, डायरेक्ट बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये भी वितरित ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है, यानी कि ये भी वितरित ऊर्जा संसाधन है। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी सही है। तो अब देखिए 1 2 3 सही है। तो अब देखिए ऑप्शन में केवल 1 2 3 4, तो 1 2 3 है, तो केवल 3 वाला क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 28 क्या करें। प्रश्न संख्या 28 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा अंजीर। अंजीर एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कि एक कीट आते हैं, ठीक है ना। तो अंजीर के वृक्ष में जो फूल होते हैं तो कीट के सहायता से परागण
कीट के सहायता से परागित होते हैं, ठीक ना। तो इनको सही से समझते हैं। तो देखिए अंजीर एक पेड़ है, ठीक ना। अंजीर के पेड़ का एक अद्वितीय सहजीवी संबंध एक विशेष प्रकार की तेतैया के साथ होता है। यह तेतैया अंजीर के फूल यानी कि फूलदान के अंदर अंडे देती है और परागकण की प्रक्रिया भी इसी तेतैया द्वारा होती है। तो वास्तव में अंजीर के फूल के अंदर की तरफ होते हैं और जिन्हें सामान्य कीट परागित नहीं कर सकते। मादा तेतैया अंजीर के फूलदान में प्रवेश करती है, पराग ले जाती है। यदि उसने पहले एक नर अंजीर से पराग एकत्र किया हो और अंडे देती है, तो अंडे देने की प्रक्रिया में वह जो है तेतैया, ठीक ना, वह जो तेतैया है अनजाने में फूलों को परागित कर देती है। तो जब तेतैया के बच्चे बड़े होते हैं तो नर तेतैया मादा तेतैया के निकलने से पहले उसके साथ संभोग करते हैं और फिर मादा तेतैया पराग इकट्ठा करके एक नए अंजीर की तलाश में निकल जाती है। तो इस प्रकार जीवन चक्र जारी रहता है, ठीक ना। तो अंजीर का पेड़ इस विशेष तेतैया के बिना प्रजनन नहीं कर सकता है और तेतैया अंजीर के वृक्ष के बिना, अंजीर का वृक्ष जो है, तो तेतैया अंजीर के बिना जीवित नहीं रह सकती, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सही ए हो जाएगा। तब देखिए बी क्यों नहीं सही है? तो बी देखिए महुआ के फूल जो है चमगादड़ों और अन्य कीड़ों द्वारा परागित होते हैं। ये तो जानते हैं आप लोग भी। चंदन का जैसे हो गया, तो चंदन का फूल छोटे छोटे होते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े और हवा के द्वारा परागित हो जाते हैं। और ये सेमेल यानी कि सिल्क कॉटन, तो सेमेल के बड़े और आकर्षक फूल जो है पक्षियों को ज्यादा अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो कीड़े द्वारा परागित होते हैं, बहुत सारे पक्षी कीड़े सभी के द्वारा ये परागित हो जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब होंगे केवल अंजीर का पेड़, ठीक ना। तो तेतैया के सहारा से होते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 29, देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या करें? प्रश्न संख्या 29 करें निम्नलिखित पर विचार करना है। तो विचार करना है, देखिए तितली पे, मत्स्य पर, मंडूक यानी कि मेढक, मत्स्य मछली, तितली पे, ठीक है। तो देखिए उपरोक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। तितली में बहुत रेयर मात्रा में, देखिए मतलब बहुत कम मात्रा रहते हैं जिसमें कि विष पाए जाते हैं। उसमें भी विष पाए नहीं जाते हैं, जबकि वो जब उनका जन्म होते हैं तो वो एक पौधे पे होते हैं और पौधा का बीज जो वो ग्रहण कर लेते हैं, तो वो अंदर में जमा रखते हैं, ठीक ना। ग्रहण करने के पश्चात वो अंदर में जमा रखते हैं। ऐसा एक दो तितली रहते हैं, जैसे कि कुछ तितलियां की प्रजातियां जरूर विषैली हो सकती है लेकिन सभी नहीं, इसलिए इसे विषैली जातियों में शामिल करना सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये विषैला नहीं है, तो यानी कि इनको सही रखिए, विषैला नहीं है। तो कितनों में विषाक्त जातियां हैं? तो विषाक्त जातियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये तितली विषाक्त नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा मत्स्य में, मछली में बहुत सारे होते हैं जो कि जिसमें विषाक्त रहते हैं। तो कुछ उदाहरण दे देते हैं, जैसे एस्टोनोफिश दुनिया की सबसे, एस्टोनोफिश दुनिया ठीक ना, दुनिया की सबसे विषैली मछली है। तो इसके अलावा पफ्फर फिश जो है, जिसमें कि टेट्रोडोटॉनिक्स, ठीक ना, टेट्रोडॉक्सिन नामक घातक विष होता है। तो इसलिए मछलियों में विषैली जातियां होती है। तो मछलियों में विषैली जातियां होती है, इनका सही जवाब। मेढक में भी विषैली जातियां होती है, कन्फर्म है, ठीक है। तो 1 2 यानी कि 2 इनका सही है। तो ऑप्शन देखिए बी, केवल 2। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 भी बहुत इजी है। प्रश्न संख्या 30 कैसे इजी है? तो देखिए निम्नलिखित पर विचार करना है। काजू का हो गया वृक्ष, पपीता, रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन। तो उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? तो देशीय वृक्ष कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या आंसर भी बता दें। तो चलिए बता ही देते हैं। तो देखिए रक्त चंदन ये भारत का देशीय है, यानी कि एगो है, तो केवल एक ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कहिएगा काजू पपीता क्यों नहीं है? देखिएगा इस काजू जो है, काजू का मूल स्थान ब्राजील है। पूर्वोत्तर का जो ब्राजील है। इसे भारत में पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया था, इसलिए यह भारत का देशीय वृक्ष नहीं है। अब पपीता की बात करें तो पपीता का मूल स्थान मध्य अमेरिका और दक्षिणी मैक्सिको है। तो इसे भी बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में पेश किया गया,
जिसमें भारत भी शामिल है, तो इसलिए यह भी भारत का देशीय वृक्ष नहीं है। लेकिन रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन जो है भारत का एक स्थानिक वृक्ष है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पाया जाता है और यह अपनी अनूठी लाल रंग की लकड़ी और औषधीय गुणों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए यह भारत का क्या हो गया, देशीय वृक्ष। क्लियर है? तो इस तरह से हम आज प्रश्न संख्या 30 तक कवर कर लिए। बाकी कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। मिलते हैं फिर कल हम बात करेंगे 31, 32, 33, 34, 35 यानी कल भी 5 प्रश्न पे बात करेंगे। तो आज का वीडियो सेशन कैसा रहा, प्रश्न सॉल्व किए कैसा रहा, आज थोड़ा क्वालिटी होंगे। कल के वीडियो में थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू बाय, गुड नाइट।